वो संतुष्टि मुझे कभी नहीं हुई। मुझे अभी भी लगता है कि अभी तो बहुत काम करने हैं। एनएसएस का जो पहला कार्यक्रम था, वो था स्वच्छ हंसराज, स्वस्थ हंसराज। और हम सबको पता है कैसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एकदम से स्वच्छ भारत की बात की। स्वच्छता के लिए उन्होंने कितने इनिशिएटिव्स लिए, कैसे शौचालयों के लिए काम करना, और वो स्वच्छता अभियान ने कैसे पूरे भारत को बदला। आजकल महिलाओं के लिए काफ़ी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, सुपर मॉम, सुपर वुमन, वंडर वुमन, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये वर्ड्स महिलाओं को और प्रेरित करते हैं और मोटिवेट करते हैं, या फिर एक तरीके का प्रेशर बढ़ा रहे हैं? जब दिल्ली की स्थिति इतनी बिगड़ गई, दिल्ली का हर वासी जो है वो त्रस्त हो गया कि लगा कि दिल्ली आपदा मुक्त कब होगी। तो ईश्वर ने कहा दिल्ली को आपदा मुक्त करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए दिल्ली को एक मुख्यमंत्री महिला देनी होगी। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई, और महिला के मुख्यमंत्री बनते ही क्या लग रहा है कि दिल्ली जो है सुधरने लग गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ बदलाव लाए। फिर चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, या फिर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, तमाम इंडस्ट्रीज में हमारे देश की महिलाएं तमाम अचीवमेंट्स हासिल कर रही हैं। ऐसी एक महिला आज हमारे साथ हैं, हंसराज कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रमा। तो ये 67 ईयर्स बाद हंसराज कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल बनी और पिछले 10 सालों से इन्होंने इस कॉलेज के लिए कई बदलाव लाए, कई काम किए। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही और साथ ही साथ इन्होंने क्या बदलाव लाए, और जब 10 साल पहले ये प्रिंसिपल बनी थी और आज इस कॉलेज में क्या क्या बदलाव देखने मिले हैं। डॉक्टर रमा, तो पहली महिला प्रिंसिपल है आप हंसराज कॉलेज की। 2015 में एज अ प्रिंसिपल आपने ज्वाइन किया। 67 ईयर्स बाद इस कॉलेज को एक महिला प्रिंसिपल रही। इस अचीवमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद सिमरत। पहले तो मैं जागरण के माध्यम से, जागरण जोश के माध्यम से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ, और सब महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि सब महिलाएं 8 मार्च की प्रतीक्षा मत किया करिए। महिला का हर दिन होता है, हर क्षण होता है। इसी बात को मानते हुए सिमरत, जो आपने बात कही कि हंसराज कॉलेज के 67 वर्षों के इतिहास में पहली महिला प्रिंसिपल। दरअसल 1991 से मैं हंसराज कॉलेज में हूँ। जिस समय 2015 में मैं प्रिंसिपल बनी, तो मुझे चारों तरफ यही सुनने को मिलता था, पहली महिला प्रिंसिपल, पहली महिला प्रिंसिपल। तो मैं अकेले में बैठ के सोचती थी कि क्या महिला प्रिंसिपल होना खास है? भाई प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही होता है ना, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, और जिसने काम करना है उसने काम करना है। लेकिन आज की तारीख में सचमुच जब मुझे अगस्त में 10 साल हो जाएंगे प्रिंसिपल बने हुए, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, महिला प्रिंसिपल होना अपने आप में गर्व का विषय है। बहुत अच्छी यात्रा रही। मुझे लगता है जैसे जैसे हम लोग बातचीत करेंगे, इस यात्रा के अनेक पहलू हमारे सामने आएंगे। महिला छात्र हैं जो एजुकेशन की फील्ड में कुछ अचीव करना चाहती हैं, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल रीड की, आपने आईआईएमसी से जर्नलिज्म भी किया हुआ है, पीएचडी भी की हुई है, तमाम डिग्रीज हासिल की हुई हैं आपने। जो महिलाएं एजुकेशन या मीडिया की फील्ड में जाना चाहती हैं, उन्हें आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगी, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज हम जिस भारत में रह रहे हैं, जो भारत बदल रहा है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत को बदलते हुए देख रहे हैं। इस बदलते हुए भारत में महिला के लिए, बेटियों के लिए कुछ भी करना, कुछ अच्छा करना बिल्कुल असंभव नहीं है। असंभव पहले भी नहीं था। मैं जब पहले की बात करती हूँ तो मैं अपनी उम्र के उस दौर में जाती हूँ जहाँ पर हम लोग 15-16 साल की बेटियां हुआ करती थी। हम लोगों के सामने अनेक चुनौतियां थी, कई तरह की कहना चाहिए कि सीमाएं थी। बेटियों ने काम करके, और भारत सरकार ने जो बेटियों के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, मुझे लगता है कई तरह की योजनाएं आई हैं
भई ये जो एक भारत सरकार की योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बचाओ के साथ पढ़ाओ क्यों जोड़ा गया? कि बेटी को अगर हम पढ़ाएँगे, तो उस बेटी के लिए जीवन के नहीं पूरे समाज के, राष्ट्र के सारे रास्ते खुलेंगे। चुनौतियाँ तो आती हैं, चुनौतियाँ तो पुरुषों के सामने भी आती हैं। कभी आप पुरुषों से बात करें तो उनके सामने अलग तरह की चुनौतियाँ आएँगी। लेकिन आज इस 8 मार्च 2025 को मैं पूरे विश्व भर की एक-एक बेटी से कहना चाहूँगी कि आपको बेटी होने पर, आपको महिला होने पर गर्व होना चाहिए। आप देश का, राष्ट्र का, विश्व का आप गर्व हैं, आप गौरव हैं। बशर्ते उस गर्व को सकारात्मक सोच प्रदान करनी चाहिए। हमारे भीतर सकारात्मकता होनी चाहिए, हमारी सोच में सकारात्मकता होनी चाहिए, हमारे हर काम में सकारात्मकता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बेटियां हर असंभव काम को संभव करके दिखा सकती हैं। आपने हिंदी साहित्य में एमए, एमफिल और पीएचडी और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जर्नलिज्म में आईआईएमसी से आपने जर्नलिज्म भी किया हुआ है। क्या आकर्षित करता है आपको इन सब्जेक्ट्स की ओर? मैं आप ही की बात को बढ़ाते हुए कहना चाहूँगी कि मैंने एक तरफ हिंदी साहित्य में एमए किया, उसके बाद मैंने आईआईएमसी से पत्रकारिता की। आईआईएमसी के बाद मुझे लगने लगा कि पत्रकारिता में हम बेटियों के लिए काम करने की बहुत गुंजाइश है। दूसरी तरफ साहित्य के प्रति मेरा रुझान था, साहित्य को मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और आर्य समाज, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि है, मेरी बैकग्राउंड है, आर्य समाज को मैं छोड़ नहीं सकती थी। तो इन सबको मिलाकर मैंने एमफिल, पीएचडी डिलीट किया। और आज की तारीख में भी मैं कह सकती हूँ कि जिस रमा ने 2025 में बीए हिंदी ऑनर्स किया था, उसके साथ ही डिलीट करते ही मेरी जो औपचारिक शिक्षा थी वह समाप्त हो गई थी। लेकिन आज भी मैं अपने आप को, चाहे साहित्य हो, चाहे पत्रकारिता हो, मैं अपने आप को इस हर क्षेत्र की एक विद्यार्थी के रूप में देखती हूँ। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी भी मैं एमए पीएचडी वाली नहीं हूँ, बल्कि बीए फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी के रूप में जब मैं अपने आप को पाती हूँ, तो सीखने की एक ललक मेरे भीतर रहती है। मुझे लगता है क्योंकि जब जब हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय का सत्र शुरू होता है, तो फर्स्ट ईयर में हंसराज कॉलेज में लगभग 2500 विद्यार्थी आते हैं। आपको हैरानी होगी कि हंसराज कॉलेज में इस समय 7000 के पास विद्यार्थी हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास तो 7000 विद्यार्थियों से तो मैं सीधे सीधे सीख सकती हूँ। ये जो सीखने की ललक है, ये मैंने पत्रकारिता की दुनिया से पाई है। और प्रशासनिक दुनिया से जुड़कर कैसे अपने विद्यार्थियों से जुड़ा जा सकता है, अपने कुलीग से जुड़ा जा सकता है, किसी की समस्या को देखने का एक संवेदनशील दृष्टिकोण होना चाहिए, वह मैंने साहित्य से सीखा है। जैसे कि आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस पत्रकारिता में भी है, साहित्य में भी है। पत्रकारिता छोड़ी क्यों? क्योंकि एक ग्लैमर था, एक टीवी में जब आप होते हो, एक ग्लैमर की दुनिया से आप बाहर आए थे। पहली बात तो पत्रकारिता आपने छोड़ी क्यों, और दूसरा जब यहाँ पर आए और जब लोग जाने कि अच्छा ये तो टीवी वाली मैडम है, तो किस तरीके का आपको बिहेवियर में चेंज दिखा लोगों के, और क्या रिस्पेक्ट क्या थी वो? सिमरन, दरअसल मैंने आज की तारीख में भी पत्रकारिता छोड़ी नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता का काफी विस्तार हो चुका है। एक दौर था जब पत्रकारिता के नाम पर चंद पाठ्यक्रम हुआ करते थे, पत्रकारिता के नाम पर केवल 1-2 संस्थान होते थे। आज तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता जिस दौर में पहुंच गई है, हर कोई पत्रकारिता कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते तो हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए, अरे राजनीति करना अच्छा नहीं है, लेकिन घर घर में, हर कमरे में राजनीति आ गई। ऐसे पत्रकारिता के लिए आवश्यक नहीं है कि औपचारिक शिक्षा ही ली जाए। आज हर व्यक्ति पत्रकारिता कर रहा है। कभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे मोबाइल के माध्यम से, कैसे जो है हर किसी के पास कैमरा पहुंच गया। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है,
मैंने 1988 में आईआईएमसी से पत्रकारिता का पाठ्यक्रम किया। अब मेरे सामने बड़ी दुविधा थी कि पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ा जाए, या मैंने तभी एमए हिंदी भी अपना खत्म किया था। और मैं इतने, अब इसको चाहे आप मेरा सौभाग्य कहिए चाहे दुर्भाग्य, इसको नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने सबसे पहले काम करना शुरू किया, मुझे दूरदर्शन में काम करने का अवसर मिला। उसके साथ ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, क्योंकि दूरदर्शन और रेडियो की एक ही बिल्डिंग होती थी, आकाशवाणी और दूरदर्शन, बीच में एक रास्ता होता था, साथ में मैंने आकाशवाणी में काम किया, मैंने पीटीआई में भी काम किया। उसके साथ साथ मैंने प्रभाष जोशी जी के साथ जनसत्ता में भी काम किया। तो मुझे दूरदर्शन और जनसत्ता के माहौल में बड़ा अंतर दिखाई दिया। अब जिस समय रात की शिफ्ट में मैं दूरदर्शन जाती थी और मैं देखती थी कि वहाँ का जो वातावरण है, कुछ एडवांस वातावरण था उस समय। मैंने अपनी उम्र की बहनों को कुछ ऐसा भी काम करते हुए देखा, मुझे लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मतलब एक होता है कि आपके पारिवारिक आप संस्कार कह सकते हैं, आपकी पृष्ठभूमि कह सकते हैं, क्योंकि मैं एक मिलिट्री फैमिली से आती हूँ, फादर मेरे मिलिट्री में थे, घर का बहुत सख्त डिसिप्लिन था। तो मन में हमेशा ये रहता था कि जिन माता पिता ने ट्रस्ट करके हमें बाहर भेजा है, घर के बाहर भेजा है, कहीं जाने अनजाने में मुझसे कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरे परिवार पे कोई धब्बा लग जाए, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी थी। मन में हमेशा रहता था, ये एक संस्कारवश था। लेकिन वो जो शाम वाला मुझे उस समय, अब तो खैर बड़ा परिवर्तन आ गया, वातावरण में बहुत परिवर्तन आ गया, सोच में बड़ा परिवर्तन आ गया। उस समय महिला को, बेटियों को अलग तरह की दृष्टि में देखा जाता था, खास तौर पे दूरदर्शन में। वहां से मेरा मन थोड़ा सा हटने लगा कि नहीं, मेरे लिए कोई अलग दुनिया ईश्वर ने बनाई हुई है। जनसत्ता में काम करती थी तो प्रभाष जोशी जी के साथ बैठना ही मतलब लगता था कि जिस तरह से वो एक एक शब्द पर हमें इतना ज़्यादा मेहनत करवाते थे, तो लगता था क्या इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो एक एक शब्द पर हमें इतनी मेहनत करनी होती है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर ने जब आपके लिए कोई विधान रचा होता है ना, तो आपको उसका पालन करना ही होता है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते करते 1991 में मुझे हंसराज कॉलेज में काम करने का अवसर मिला। हंसराज कॉलेज में 1 साल के लिए आई और आते ही चारों तरफ सुनने को मिलता था, टीवी वाली मैडम आ गई, टीवी वाली मैडम आ गई। और हर कोई ये कहता था, इवन जो उस समय हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर एन.के. ओबराय, जो मुझे इस कॉलेज में लेकर आए थे, सबको ये कहते थे कि ये सिर्फ 1 साल रुकेंगे, ये कॉलेज में टिकेगी नहीं। तो मुझे लगा कि मीडिया वालों के लिए ये क्यों कहा जाता है, ये टिकेंगे नहीं, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन उसी 1 साल ने मानो मेरे पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल दी, क्योंकि हंसराज कॉलेज में जो मुझे विद्यार्थी मिले, खास तौर पे जो मेरी गर्ल्स स्टूडेंट्स थीं, क्योंकि मैं भी उस अलग तरह की उम्र के दौर से गुजर रही थी और कॉलेज में आकर सुबह से शाम तक पता ही नहीं चलता था कि कैसे टाइम पास हो गया। उन स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे लगता है उन स्टूडेंट्स का मोटिवेशन ही था कि धीरे धीरे जो मेरे सीधे सीधे, मैं पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी, मेरे पास दूरदर्शन से रिकॉर्डिंग के लिए पूछा, जब मैं मना करने लग गई। मतलब मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए ये कॉलेज बना है। और 1991 में जब मैं इस कॉलेज में आई, जो कि मैं सिर्फ 1 साल के लिए आई थी, और मैं खुद भी मान के चल रही थी कि हाँ, मुझे 1 साल बाद यहाँ से जाना है। लेकिन ईश्वर ने देखिए 1991 से लेकर आज तक 2025 तक मुझे हंसराज कॉलेज से जोड़ कर रखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये मेरा सौभाग्य है। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी प्रेरणा क्या रही है? किसने आपको बहुत, आपकी फैमिली में से कोई हो या बाहर की दुनिया से, जिस फील्ड में आप जाना चाहती हो उससे कोई हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी प्रेरणा कौन रहा है और क्या चीज़ रही है? किस चीज़ ने आपको हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे यही करना है? सुन, ऐसा होता है, व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह के पड़ाव आते हैं। और आज भी मेरे सामने यदि कोई कह देता ना, मेरा विद्यार्थी भी कह देता है कि मैं सेल्फ मेड हूं, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। कोई भी व्यक्ति सेल्फ मेड कैसे हो सकता है भाई? अब जैसे आपने मेरी बात पूछी, मेरे जीवन में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे माता पिता की
बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि माँ की मेहनत और पिता का अनुशासन, अनुशासन उस समय बहुत बुरा लगता था, लेकिन सच में वो जो मेहनत और अनुशासन का पाठ हमने घर से सीखा, संस्कार घर से मिले, उसके बाद घर से बाहर निकलने पर मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। आपको हैरानी होगी, आज भी मैं मान के चलती हूँ कि मेरी पूरे की पूरी जो दृष्टि है, क्योंकि मैं उस तरह की विद्यार्थी थी, मैं आपको बताऊं, जिसको मतलब बोलना अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। और मतलब कोई ऐसा नहीं था कि हाँ हिंदी मेरा बहुत प्रिय विषय था, मैं हिंदी में जाना चाहती थी। ये हिंदी के प्रति रुझान पैदा करना हमारी एक 12th क्लास में, देखिए जो अच्छे टीचर कैसे याद रहते हैं। हमारी मैडम भाटिया होती थी, सिर्फ उन्होंने मुझे एक दो बार सुनकर ही मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मेरे घर में, जिसके घर में हिंदी का माहौल नहीं था, कोई सोच ही नहीं सकता था कि हिंदी लिटरेचर में भी जाया जा सकता है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे लगा कि 12th के बाद मुझे हिंदी ऑनर्स करना चाहिए। कॉलेज में आई तो कॉलेज में टीचर्स बहुत अच्छे मिले। मैंने जानकी देवी कॉलेज से किया हुआ है और जानकी देवी कॉलेज में उस समय डॉक्टर सुषमा पॉल मल्होत्रा थी, कई हमारे सब टीचर्स अच्छे थे। लेकिन ये भी चांस की बात है कि जानकी देवी कॉलेज में डिबेट डॉक्टर सुषमा पॉल मल्होत्रा के पास थी, तो उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, जीवन जीना सिखाया, एक कॉन्फिडेंस मेरे भीतर डेवलप किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया तो यहाँ एक से एक विभूतियां थी, लगता था अरे प्रोफेसर नगेंद्र से पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिनकी हम पुस्तकें पढ़ा करते थे, एक से एक विभूति यहाँ पर। यहाँ पढ़ते पढ़ते आईआईएमसी में गई तो सब लोग जानते हैं आईआईएमसी में डॉक्टर रामजीलाल जांगिड़ का अलग रुतबा, लगा कि हाँ ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं, तो उन्होंने बहुत प्रभावित किया। हंसराज कॉलेज में आई तो यहाँ जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर एनके ओबराय और हमारी डीएवी संस्था के इस समय प्रेसिडेंट हैं आदरणीय पूनम सूरी जी, उनको देखा तो लगा कि हाँ इंसान का जीवन तो ऐसे जीना चाहिए। मुझे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मिले, इस समय मेरे पास कुलीग्स बहुत अच्छे, मतलब हर मेरे जीवन में ईश्वर ने ये तो मेरे पे बहुत बड़ी कृपा रखी कि मुझे जीवन में जो मिला, जो व्यक्ति मिला, उसने मुझे किसी ना किसी रूप में प्रेरित किया। मुझे लगता है हर जो व्यक्ति इस धरती पर आया, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो, मेरे साथ किसी भी रूप में वो जुड़ा हो, हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। तो मैं जब किसी में कोई अच्छाई देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है काश ये अच्छाई मेरे भीतर भी। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं जीवन में, प्रेरणा देते रहते हैं, काम करते रहते हैं। देखिए डॉक्टर रमा, जो आपकी उपलब्धियां हैं वो काबिल तारीफ हैं। 1000 से ज़्यादा डिबेट कॉम्पिटिशन्स आपने जीते हैं। लेकिन जब आप एकेडमिक्स की बात करती हैं, एज अ प्रिंसिपल जब आप बात करती हैं, जब आप इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को संभाल रही होती हैं, तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? और क्योंकि आप पहली महिला प्रिंसिपल हैं, तो क्या लोगों के बर्ताव में आपको कुछ अलग दिखा जब आप नई नई प्रिंसिपल बनी? और किस तरीके से आप वो जेंडर इक्वालिटी अपने इंस्टीट्यूशन में मैनेज करती हैं? देखो ऐसा है, चुनौतियां तो सब जगह आती। जब मैं प्रिंसिपल बनी, चुनौतियां आना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि कॉलेज में मेरे से लगभग 40 टीचर्स ऐसे थे जो मेरे से सीनियर थे। क्योंकि मैंने कभी था कि मैं हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल बनूं। टीचर थी, पॉपुलर टीचर थी, स्टूडेंट्स के बीच में रहती थी, कॉलेज के प्रति डेडिकेशन था, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल बनी और लगा कि 40 टीचर्स मेरे से सीनियर हैं और अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग पृष्ठभूमि के टीचर होते हुए, जो मेरी सोच थी वो इस प्रिंसिपल की सीट पर बैठते ही धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा मेरे सामने जो चैलेंज था कि जिस हंसराज कॉलेज में इस कुर्सी पर कोई महिला बैठी ही नहीं है, हर कोई बड़ा, एक होता ना भी, मेल टीचर्स भी ज़्यादा थे, मेल प्रिंसिपल रहे, उनमें तू तड़ाक भी हो जाती थी, अलग तरह की भाषा भी इस्तेमाल हो जाती थी।
और मेरे संस्कार ऐसे थे कि मैंने कभी ना तो एज अ टीचर कभी मैंने तू तड़क भाषा इस्तेमाल ही नहीं की। मतलब आज भी मेरे अपने विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए कभी मेरे मुंह से तू निकल ही नहीं सकता। वो एक आपके भाषाई संस्कार आप कह सकते हैं। अब जब एक तरफ मुझे उन टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करनी है क्योंकि मेरे से सीनियर है, और क्योंकि मैं प्रशासन की दुनिया से जुड़ी हूं, सबको खुश भी नहीं रखा जा सकता। भई आप किसी को काम करने के लिए कह देंगे, कोई टीचर क्लास नहीं ले रहा, आप उसको कॉलेज में क्लास लेने के लिए कह देंगे तो किसको अच्छा लगेगा? क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरे मन में जो एक संकल्प मैंने उसी टाइम लिया कि मुझे हंसराज कॉलेज को हर दृष्टि से अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। मीडिया ने मुझे 24/7 तब भी काम करने की मेरे में आदत डाली हुई थी। अब वो जब बनी और किसी से काम करने के लिए कहो, अब कोई यस मैम तो करता ही नहीं था। यस मैम करने की आदत ही नहीं थी, क्योंकि कॉलेज का माहौल थोड़ा सा अलग तरह का होता है, सबके पास पूरी फ्रीडम, सब चाहते हैं। धीरे धीरे मैंने वर्क कल्चर थोड़ा यहाँ का चेंज किया कि ये जो मैडम प्रिंसिपल बैठी है ना कुर्सी पर, ये नो नहीं सुन सकती। लेकिन और मैंने अपने मन में भी संकल्प किया कि कैसे इनके नो को यस में बदलना है, क्योंकि इन सब की अगर इंस्टीट्यूट के प्रति अच्छी भावना होगी, इनके मन में अगर एक लगाव पैदा हो जाएगा संस्था के प्रति, तो एक मेरे लिए भी सहूलियत हो जाएगी। सबसे मैंने बातचीत करना शुरू किया। मैंने मतलब बातचीत का दरवाजा हमेशा जारी रखा। और एक बात मैंने और काम करना शुरू किया, मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में बैठना कम किया। मैं प्रिंसिपल की सीट पे यदा कदा बैठने लगी और बाहर कहते हैं ना ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया। स्टूडेंट्स के बीच में रहती थी, टीचर्स के बीच में रहना शुरू किया, नॉन टीचिंग के बीच में रहना शुरू किया। जिसने जो समस्या बताई और लगता था जिस समस्या का समाधान हो सकता है उसका समाधान करना शुरू किया, और जो लगता था कि नहीं ये समस्या है नहीं, समस्या बनाई जा रही है, तो लगा कि नहीं वहां पे आपको सख्ती भी बरतनी चाहिए। वहां पर फिर पिता का अनुशासन ध्यान में आता था कि अगर आपको प्रशासन के इस दायित्व को पूरा करने के लिए कई बार आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो किसके लिए? वो संस्था की भलाई के लिए। लेकिन हंसराज कॉलेज के, चाहे वो किसी भी तरह की मैं बात करूं, क्योंकि 3 पिलर मेन होते हैं, स्टूडेंट्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग। तीनों ने जब थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझा और लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि जो सरकारी जो संस्थान होते हैं उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती, उतने संसाधन नहीं होते। और क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज सारा सरकारी माध्यम से पढ़कर आई थी, तो मन में ये होता था कि जिन सुविधाओं को हमने नहीं भोगा, हंसराज कॉलेज के किसी विद्यार्थी को उस सुविधा का अभाव नहीं होना चाहिए। आज भी मेरे मन में मुझे कई बार लगता है कि अभी भी जितना संरचनागत फैसिलिटी, जितनी फैसिलिटीज होनी चाहिए उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी एक सुकून मिलता है कभी कभी कि 10 साल पहले हंसराज कॉलेज की जो हवा थी, आज वो हवा थोड़ी बदली है, अच्छी बदली है। इसकी हवा में महक है, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप को संतोषजनक स्थिति में पाते हैं, तो लगता है कि हाँ, प्रिंसिपल होने का कुछ काम हमने ठीक किया। क्योंकि आपके टेन्योर को अगस्त में 10 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिसको देखकर आपको खुद पर गर्व महसूस होता है? ऐसे कोई काम किए हो आपने, या ऐसा कुछ भी आपने इस कॉलेज के लिए किया हो जिससे लगता हो कि नहीं, मेरा प्रिंसिपल बनना अब तो सफल हो गया? देखो सिमरन, ऐसा है, वो संतुष्टि मुझे कभी नहीं हुई। मुझे अभी भी लगता है कि अभी तो बहुत काम करने हैं। क्योंकि जब अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं, अगस्त 1991 में मैं प्रिंसिपल बनी, और सबसे पहले हमने एक काम शुरू किया कि हम हंसराज कॉलेज को स्वच्छ रखेंगे। हमारे पास एनएसएस यूनिट होती है कॉलेज में, तो एनएसएस का मेरा प्रिंसिपल बनने के बाद एनएसएस का जो पहला कार्यक्रम था वो था
स्वच्छ हंसराज, स्वस्थ हंसराज। और हम सबको पता है कैसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एकदम से स्वच्छ भारत की बात की। स्वच्छता के लिए उन्होंने कितने इनिशिएटिव्स लिए, कैसे शौचालयों के लिए काम करना, और वो स्वच्छता अभियान ने कैसे पूरे भारत को बदला। सचमुच उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने तो जाने अनजाने में सिर्फ हंसराज तक ही अपनी सोच रखी थी, लेकिन कैसे मतलब उस इनिशिएटिव को देश के उस पर भी समझा गया। उसके बाद ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैं ग्राउंड में थी, फिजिकल एजुकेशन के अपने टीचर, सीनियर टीचर हैं हमारे यहाँ पे डॉक्टर गौरव, ग्राउंड में खड़ी थी, वहाँ बच्चे खेल रहे थे। मैंने डॉक्टर गौरव से पूछा कि ये सारे बच्चे कौन से हैं। उन्होंने कहा मैडम इसका स्पोर्ट्स के बेस पर एडमिशन हुआ, इस तो मैंने कहा इनका तो एडमिशन ही स्पोर्ट्स के बेस पर हुआ है, यानी कि ये बच्चे तो स्पोर्ट्स करेंगे ही करेंगे। जो हंसराज कॉलेज का एक बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मेरिट पे एडमिशन लेते हैं, उनमें से कितने बच्चे खेल खेलते हैं। तो डॉक्टर गौरव ने कहा मैडम अभी ऐसा तो हमने कुछ शुरू नहीं किया, एक काम हम कर सकते हैं, हम खेलो हंसराज शुरू करते हैं। उन्होंने कहा और मैं मान गई कि हाँ वाकई खेलो हंसराज से क्या है कि बच्चे खेलेंगे, थोड़ा सा फिजिकली एक्सरसाइज इनकी होगी, फिट रहेंगे तो स्वच्छता का काम भी करेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, कॉलेज का भी रखेंगे, समाज का। हमने फरवरी 2016 में हमारा पहला खेलो हंसराज हुआ। मुझे लगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया की बात की तो लगा कि हाँ कहीं ना कहीं हमारा हंसराज कॉलेज का तालमेल देश के साथ ठीक चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज की तारीख में जब मैं कॉलेज के बाहर जाती हूँ और बाहर जाकर हंसराज कॉलेज में वापस आती हूँ तो मुझे लगता है कि सचमुच इन 10 साल में हंसराज कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। हमारे पास कुछ लैब्स हमारी अच्छी बन गई हैं, लगातार कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमारी कैंटीन नई बन गई है, हमारे पास अपना बहुत अच्छा ई संवाद सेंटर जो कि हमारा स्टूडियो है, बहुत अच्छा स्टूडियो है हमारे पास क्लासरूम्स बहुत अच्छी हैं। आप सोचिए, हो सकता है आप मेरे से इस बात से एग्री ना भी करें कि क्लासरूम में एसी क्यों लगे हुए हैं, हमारे क्लासरूम्स में भी एसी। अब मेरा मानना ये, मैं आपको एक उदाहरण दूं सिमरन, एक दिन मैं प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी थी, जून का महीना रहा होगा। जून के महीने में एक विद्यार्थी, बिल्कुल गर्ल्स हमारे लिए तो माना जाता ना कि हमारे लिए तो आंसू जो है ऐसे ही निकल जाते हैं, जयशंकर प्रसाद ने तो आंसू के आधार पर महाकाव्य लिख दिया। लेकिन आप मतलब कहिए कि एक बेटा मेरे पास, कॉलेज का एक स्टूडेंट रोता हुआ आया प्रिंसिपल ऑफिस में। मैंने सोचा कि शायद इसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा, टीचर ने डांटा होगा, इसने कुछ ऐसा किया होगा। मैंने उसको अपने पास बिठाया, पानी पिलाया, मैंने कहा बेटे बताओ हुआ क्या। वो बच्चा सचमुच उसने मेरे पैर पकड़ लिए। वो क्षण हमेशा मेरे सामने रहता है। वो कहता है मैडम मैं गांव से आया हूं, उसने अपनी पृष्ठभूमि बताई, कहता मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एसी रूम में बैठ सकता हूं। आज मैं एसी रूम में बैठ के मुझे जो आनंद मिला, और मैडम मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं अपने जीवन में ऐसी जगह पर पहुंचूंगा कि मेरा पूरा घर एसी हो। सचमुच मुझे लगा कि उस बच्चे को देखकर कि हाँ कुछ अच्छा काम किया। ये जो इस पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, सचमुच इनको इस तरह की सुविधाएं हमें प्रदान करनी चाहिए। एक मैं और आपको इंसिडेंट बताती हूँ। प्रिंसिपल बनने के बाद, क्योंकि हमारे कॉलेज में यज्ञशाला है, आर्य समाज कॉलेज, आर्य समाज के विचारों से जुड़ा हुआ कॉलेज है, डीएवी मैनेजिंग ट्रस्ट के अंदर हम आते हैं। यज्ञशाला, हमारी बहुत अच्छी यज्ञशाला बनाई हम लोगों ने, उसमें मंथली जो है पूरा हर मासिक हमारा यहाँ पर यज्ञ भी होता है। उस यज्ञ को जब हम करते थे तो उसमें जो है आपको पता है हवन सामग्री के साथ साथ उसमें घी चाहिए होता है, उसमें कई तरह की सामग्री, कई तरह। मुझे लगा कि कॉलेज के आसपास ऐसी इतनी गायें घूमती रहती हैं बेचारे, जबकि भारत में गौ माता माना जाता है, जिसको माता मानते हैं।
ये जो हम जज्जे के पास बैठकर सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्या हंसराज कॉलेज में नहीं हो सकता? हंसराज कॉलेज में अपने पास हमारे पास गाय होनी चाहिए। मन में आ गया, एक गाय होनी चाहिए। हमने एक गाय रखी कॉलेज में, बहुत अच्छा। भाई फिजिकल एजुकेशन के टीचर डॉक्टर गौरव हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्थान बनाया। वहां पर जब गाय रखी, सर्दियों के दिन थे, गाय जो है ग्राउंड में एक कोने में बैठी हुई थी। पास ही एक बच्चे, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, उसने नया नया कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं ग्राउंड के किनारे से जा रही थी और वो बच्ची गाय से थोड़ा सा दूर खड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा गाय देखी कभी? कहती मैडम देखी तो है पर कभी छुआ नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आओ। वो बच्ची 2 कदम और आगे आई और उसने गाय को छुआ। मैंने कहा बेटा डर तो? कहती नहीं मैडम बहुत अच्छा लग रहा। मैं कहकर अपने प्रिंसिपल ऑफिस में मैं वापस आ गई। लगभग आधे घंटे बाद वो बच्ची मेरे पास आती है। वो कहती है मैडम ये जो आज का मेरा अनुभव था ना, ये मुझे ताउम्र याद रहेगा। वो जो उसका स्पर्श था ना, मैं उसको भूल नहीं पा रही। मैंने कहा बेटा भूलोगी भी नहीं, ऐसे ही नहीं इसको गौ माता कहा गया। उस दिन से वो बच्ची जब तक यहाँ की स्टूडेंट रही हंसराज कॉलेज की, वो हमेशा यज्ञ में आने लगी। उसके पेरेंट्स परेशान थे कि थोड़ा सा जैसे उसके पेरेंट्स चाहते थे वो बच्ची ऐसा नहीं करती थी, उसको थोड़ी 1-2 बुरी आदतें कुछ। सिमरन मान के चलो उस बच्ची की दृष्टि बदल गई। अभी भी वो बच्ची मुझे कभी कभी फोन करती है। वही पेरेंट्स जो उसके परेशान रहते थे, वो पेरेंट्स कहते हैं कि वो जो गाय का टच करना था ना मैडम इसका, उसने इसकी सोच बदल दी। तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि सिर्फ मोबाइल ही टच मत किया करो, कभी कभी प्रकृति की इन चीज़ों को भी, इन सबको भी टच किया करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अनुभव होते हैं काम करते करते, जो हमेशा यादगार बन जाती हैं। आजकल महिलाओं के लिए काफ़ी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, सुपर मॉम, सुपर वुमन, वंडर वुमन, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये वर्ड्स महिलाओं को और प्रेरित करते हैं और मोटिवेट करते हैं, या फिर एक तरीके का प्रेशर बढ़ा रहे हैं ये वर्ड्स उन पर, कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ एक महिला घर पर भी काम करे, फिर ऑफिस जाए वहाँ पर भी काम करे, सुबह खाना बनाकर जाए, रात में खाना आकर बनाए। पहले तो मेरा सवाल इन वर्ड्स पे, और दूसरी इन थॉट्स पर आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है हम महिलाएं सौभाग्यशाली। हमें चाहे हमारे नाम के साथ सुपर जोड़ा जाए, महा जोड़ा जाए, कुछ भी जोड़ दिया जाए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो माता निर्माता भवती, माता को निर्माण करने वाला माना जाता है। और क्योंकि आप घर में भी देखना, अगर महिला वास्तव में महिला है, स्त्री जो है अपने अस्तित्व को उसने संभाल के रखा हुआ है महिला के, तो उसका संतान के साथ उसकी अलग तरह की बॉन्डिंग होती है। जो माँ और बच्चे में जिस तरह का एक तालमेल होता है, वो बच्चे का पिता के साथ नहीं होता है ना। और ये कहना कि हाँ महिलाओं को घर का भी काम करना पड़े, बाहर का भी करना पड़े, कैसे सुपर मॉम बन सकती है? ईश्वर ने महिला को सुपर ही बनाया है, ईश्वर ने ये सुपर बनाया है। लेकिन अब तो हम जिस दौर में रह रहे हैं काफी बदला है। हमारे बेटे भी खूब काम कर रहे हैं, पुरुष भी खूब काम कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, घर घर का वातावरण बदल भी रहा है। लेकिन अभी भी जो सोच है, उस सोच में अभी भी यही आता है कि हाँ महिला और पुरुष दोनों अगर एक साथ घर से बाहर, मतलब बाहर से घर जा रहे हैं, तो पुरुष कह देते हैं कि हाँ मुझे चाय का कप बनाकर। सुबह अगर बच्चे की, मान लो महिला घर से निकल रही है अपने ऑफिस के लिए, और बच्चे की अगर तबीयत खराब हो जाती है, तो उसका हस्बैंड सोचता है कि मिसेज छुट्टी ले ले, मिसेज छुट्टी लेकर बच्चे के साथ बैठे। देखो ये तो घर घर की कहानी है। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं अपने आप को सशक्त माने। वे हम तो उस राज्य में बैठे ना, दिल्ली में भी क्या हुआ देखिए, जब दिल्ली की स्थिति इतनी बिगड़ गई
दिल्ली का हर वासी जो है वो त्रस्त हो गया कि लगा कि दिल्ली आपदा मुक्त कब होगी। तो ईश्वर ने कहा दिल्ली को आपदा मुक्त करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए दिल्ली को एक मुख्यमंत्री महिला देनी हो। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई और महिला के मुख्यमंत्री बनते ही क्या लग रहा है कि दिल्ली जो है सुधरने लग गई। महिला का आगे आना ही काफी। महिलाएं स्वयं अपने आप को मजबूत बनाएं। और मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि घर में बेटी के साथ साथ बेटे को संस्कार देना बहुत जरूरी है। हमें बेटी से ज्यादा संस्कार बेटे को देने होंगे। उसको बताना होगा कि हाँ, तुम्हारी जो सामने वाली स्त्री, चाहे वो किसी भी रूप में है, बेटी है, बहन है, किसी भी रूप में है, तो उसको किस दृष्टि से देखना है। और बेटियों को अपनी एक लाइन खींच देनी चाहिए अपने आप ही, बिना किसी के कहे हुए, कि ये मेरी एक लाइन है। ये चाहे आप उसको नाम मर्यादा का दे लो, चाहे लिमिटेशंस कह लो, उसको नाम आप कोई भी दे दो, लेकिन हमें अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने लिए अवसर तलाशने चाहिए। अपने मन में भयभीत हमें नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति दृढ़ है, तो जितने अवसर महिलाओं के पास हैं, उतने अवसर दूसरे पक्ष के पास नहीं। ऐसी मेरी सोच है। देखिए महिलाओं के लिए क्योंकि हंसराज कॉलेज की भी आप 10 साल पहले पहली प्रिंसिपल बनी, और मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि महिलाओं को एक अथॉरिटेरियन पोजीशन या एक लीडरशिप पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं कई बार देखा जाता है अपना घर का भी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हैं, काम का भी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हैं। कई लोगों को मैंने कहते सुना है। इस पर आपका क्या कहना है? सिमरन, महिलाएं फ्रस्ट्रेशन तो तब निकालेंगी ना जब वो फ्रस्ट्रेटेड होंगी। उनमें फ्रस्ट्रेशन होती ही नहीं है। उनमें तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, कभी कभी उनके द्वारा झुंझलाहट भरी स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो आपके काम करने वाली जगह पर हो। क्या दूसरे पक्ष में झुंझलाहट नहीं होती? क्या उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? भाई आप इस समय ये देखो ना, मैं मतलब आपसे बातचीत भी कर रही हूं और मेरे दिमाग में मैं सोच के बात करूं ना कि मैं एक महिला हूं, मैं किस भाषा का प्रयोग करूं, मैं कैसी वेशभूषा पहनूं, मैं कैसी सोच रखूं, मेरा क्या दायित्व है, मेरा अपने घर के प्रति क्या दायित्व है, मेरा अपने कॉलेज के प्रति क्या दायित्व है, मेरा अपने समाज के प्रति क्या दायित्व है, और अंततोगत्वा राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है। मुझे लगता है जब हम सचेत होकर काम करते हैं, फिर हमारे अंदर किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन नहीं आती है। और हमें जो है, अगर कभी ऐसा हो भी जाता है, कभी हो भी जाता है, तो ईश्वर ने हमारे लिए कई अच्छे विधान है कि हम अपने अंदर भीतर ही भीतर खुशी भी ढूंढ लेते हैं। महिलाओं को दरअसल इतनी पाने में खुशी नहीं होती जितनी देने में खुशी होती है। और मैं तो सब महिलाओं से कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा। हमें अपनी बेटी का भी सम्मान करना है, हमें हर महिला का सम्मान करना है, बल्कि हम पुरुषों का भी सम्मान करते हैं। हमें उस समय ये नहीं कि हाँ इस जेंडर का हमें करना है, इसका। मैं कॉलेज में अपने सारे स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि आप ये मत सोचो, एक जो है गर्ल है वो ये ना सोचे कि मैं बॉय से बात कर रही हूँ, बल्कि बॉय ये सोचे कि मैं किसी गर्ल से बात कर रहा हूँ तो मुझे अलर्ट होकर बोलना चाहिए, मेरी भाषा उस तरह की होनी चाहिए। बशर्ते हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्हें एक अच्छा मनुष्य बनने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर हम मनुष्य अच्छा बना दें, महिला भी अगर अपने आप में अच्छी मनुष्य है, अच्छी सोच रख रही है, अनावश्यक रूप से हमें महत्वाकांक्षाएं पालने की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपने सीधे सीधे रास्ते पे संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष करने की हमें ईश्वर ने ताकत दी है। उस ईश्वर पर हम भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर हम विश्वास रखें और मन में आशा रखें कि हमें निर्माण करना है, अपना भी निर्माण करना है। कई बार देखा है महिलाएं जो हैं घर परिवार में या बाहर काम करते हुए अपने स्वास्थ्य को ही नजरअंदाज कर देती हैं। हमें अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज नहीं करना।
हम अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने घर परिवार का भी रखेंगे, समाज और राष्ट्र का भी रखेंगे। ठीक है रमा जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, महिलाओं को हम किस तरीके से एकेडमिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं? एकेडमिक्स इन द सेंस कि वो ज़्यादा नॉट पढ़ने में बट पढ़ाने में, या एज एजुकेटर्स हम महिलाओं को किस तरीके से आगे ला सकते हैं? सिमरन, आपने इस प्रश्न को तब उठाया है जब महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में हूं, और दिल्ली विश्वविद्यालय इस समय जो हमारे कुलपति हैं आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह, मतलब जिस तत्परता के साथ वे काम कर रहे हैं, आप देखिए, मतलब वो तो हमेशा कहते हैं कि अभी आप देखना पिछले दिनों में जितने नए प्रिंसिपल्स बने उनमें महिलाएं खूब आगे आ रही हैं। और मुझे उनकी कई बातों में ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा जिस जिस कॉलेज की प्रिंसिपल महिला है, हम सबको वो कहते हैं कि अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। महिला के साथ बड़ी, अगर मैंने अपने आप को कमजोर समझ लिया ना, तो सामने वाला मुझे और कमजोर कर देगा। तो कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह हमेशा कहते हैं हम लोगों को कि आप लोग, ये नहीं कि हम यूनिवर्सिटी में, आप लोग कॉलेज में हो, कॉलेज में रहते हुए किसी भी महिला को, ना महिला प्रिंसिपल को, ना महिला टीचर को, और ना स्टूडेंट को, अपने आप को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। पीछे हमारे जब अपॉइंटमेंट्स हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस में, तो हमारी बहुत सी बेटियों को अपॉइंटमेंट मिली। मुझे लगता है कि आगे आने का यही समय है। आप अगर पूरे देश पे दृष्टि डालें तो आपको पता चलेगा कि इस समय महिला कुलपति बहुत सारी बन रही हैं। हमारे सामने जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का उदाहरण है, हमारे सामने जो है ये अंबेडकर विश्वविद्यालय का उदाहरण है। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को कुलपति बनाया जा रहा है, यानी महिलाओं को उन पे भरोसा किया जा रहा है, उनकी कार्यशैली पर भरोसा किया जा रहा है, उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि हाँ, आप सशक्त महिला बन सकती हैं। इस दायित्व के लिए आप ही बनी हैं। और मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री जी सशक्त भारत की बात करते हैं, सशक्त भारत बनाने के लिए ही वे महिला को सशक्त करने की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण भारत की ओर बढ़ने का एक उदाहरण। तो अभी आप सुन रहे थे हंसराज कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल डॉक्टर रमा को। तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी लाइफ जर्नी किस तरीके से रही, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स क्या रहे, और साथ ही साथ जब वो इस कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल बनी, उस बात को 10 साल होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव उन्होंने इस कॉलेज में लाया और क्या क्या उन्होंने इस कॉलेज में देखा था जो आज की स्थिति में बहुत सुधर चुका है। ये सारी बातें डॉक्टर रमा ने हमारे साथ शेयर की। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक ऐसी ही और इंस्पायरिंग महिला के साथ। तब तक के लिए देखते रहें जागरण जोश। नमस्कार।